नमस्कार। आज हम एक बहुत ही एम्बिशियस काम करने वाले हैं। भारत के 5000 साल पुराने विशाल इतिहास को सिर्फ कुछ मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये एक तूफानी सफर होने वाला है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये मुमकिन भी है? क्या हजारों सालों की कहानियों, लड़ाइयों और साम्राज्यों को कुछ ही मिनटों में समेटा जा सकता है? चलिए इसी चुनौती के साथ हम समय में पीछे की यात्रा शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत से। ये वो दौर था जब सिर्फ शहर ही नहीं बसे, बल्कि यहाँ फिलॉसफी, साइंस और शासन की नींव भी रखी गई। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो कौन लोग थे जिन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक की शुरुआत की? और इसका जवाब है हड़प्पा सभ्यता। जानते हैं, 1921 में जब इसकी खोज हुई तो उसने भारत के इतिहास को एकदम से हजारों साल और पीछे धकेल दिया। मोहनजोदाड़ो का वो मशहूर ग्रेट बाथ आज भी हमें उस जमाने की जबरदस्त इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग की याद दिलाता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें उस दौर का एक आइडिया देती है। एक तरफ सिंधु घाटी की कमाल की शहरी प्लानिंग थी, तो दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। वाकई ये दौर भारतीय सभ्यता के लिए बेहद जरूरी था। सोचिए, इतने बड़े साम्राज्यों को चलाने के लिए सिर्फ तलवार से काम नहीं चलता। इसके लिए एक बहुत तेज दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। तो वो कौन था जिसने राजनीति और शासन पर एक ऐसी किताब लिखी जो आज भी दुनिया भर के लीडर्स को गाइड करती है? वो थे महान रणनीतिकार चाणक्य। उनकी किताब अर्थशास्त्र किसी भी राजा के लिए एक तरह से अल्टीमेट गाइड बुक थी। ये वही थे जिन्होंने एक साधारण लड़के को सम्राट बनाकर एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी थी। इतिहास में ना कभी कभी सिर्फ एक घटना सब कुछ बदल देती है। एक ऐसा ही युद्ध हुआ जिसमें इतना खून खराबा हुआ कि एक महान विजेता ने हमेशा के लिए हथियार डाल दिए और शांति का रास्ता अपना लिया। जी हाँ, वो था कलिंग का युद्ध। इस लड़ाई में हुई तबाही ने सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा और शांति और धम्म का मार्ग अपना लिया। सोचिए, एक युद्ध ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और सिर्फ साम्राज्य ही नहीं, इसी दौर में भारत ने दुनिया को दो महान दर्शन भी दिए। एक तरफ था महावीर स्वामी का जैन धर्म, जिसने अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया, और दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म, जिसने दुनिया को करुणा और बीच का रास्ता दिखाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं मध्यकाल में। ये वो दौर था जब भारत सचमुच एक चौराहे जैसा बन गया था, जहां नई नई संस्कृतियां आईं, बड़े बड़े साम्राज्य बने और कला का एक ऐसा संगम हुआ जिसने भारत को एक बिल्कुल नई पहचान दी। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये दौर कितनी हलचल से भरा था। एक तरफ अल-बिरूनी जैसे विद्वान आ रहे थे, तो दक्षिण में विजयनगर जैसा एक ताकतवर साम्राज्य उभर रहा था। गुरु नानक देव जी अपनी शिक्षाएं दे रहे थे और फिर मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई। अब एक ऐसा सवाल जो भारत के सबसे मशहूर और ताकतवर राजवंशों में से एक की कहानी शुरू करता है। कौन था वो जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी? एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाली कई सदियों तक भारत पर राज करने वाला था। और वो नाम है बाबर, एक योद्धा जो मध्य एशिया से आया और भारत में एक नए युग की शुरुआत कर दी। और ये साल 1526, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसी साल पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत को खत्म किया, बल्कि भारत में उस मुगल शासन की शुरुआत की जिसने कला और आर्किटेक्चर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इस दौर में एक से बढ़कर एक चीजें हुईं। जहां दक्षिण में विजयनगर के कृष्णदेव राय जैसे महान राजा थे, वहीं उत्तर में अकबर सभी धर्मों को साथ लाने के लिए दीने इलाही जैसा प्रयोग कर रहे थे। शाहजहां ने प्यार की निशानी ताजमहल बनवाया, तो वहीं औरंगजेब का लगाया जजिया जैसा टैक्स भी इतिहास का एक अहम हिस्सा बना। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक चैप्टर में आ गए हैं। आज़ादी के लिए एक लंबा और मुश्किल संघर्ष और एक मॉडर्न देश का जन्म। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक बहुत लंबे और कठिन सफ़र की कहानी कहती है। इसकी शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो एक कारोबारी कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे हुक्मरान बन बैठी। फिर हुआ 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, कांग्रेस की स्थापना हुई और आखिरकार 1947 की आधी रात को हमें आज़ादी मिली। 1857 का विद्रोह ये पूरे उत्तर भारत में एक आग की तरह फैला था। पर वो चिंगारी क्या थी जिसने इस आग को भड़काया? वो क्या वजह थी कि सिपाहियों ने अपने ही अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लिए? जवाब था
चर्बी वाले कारतूस। जब ये अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए काफी था, और बस यहीं से विद्रोह की आग भड़क उठी। 1857 के बाद तो आज़ादी की लड़ाई ने और जोर पकड़ लिया। जलियांवाला बाग के उस भयानक हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। और फिर आया 1942, जब महात्मा गांधी ने एक सीधा नारा दिया, करो या मरो। मतलब अब बात आर या पार की थी। ये साफ संदेश था कि अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। ये आखिरी लड़ाई का ऐलान था। आज़ादी तो मिल गई, पर अब एक नए देश को बनाने का बहुत बड़ा काम सामने था। पहले कैबिनेट मिशन ने पावर ट्रांसफर का प्लान बनाया, फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अगुवाई में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया गया, और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। तो ये था 5000 सालों का एक तूफानी सफर, कुछ ही मिनटों में। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। सबसे बड़ा सवाल तो अब ये है कि इस महान कहानी का अगला पन्ना, अगला अध्याय क्या होगा? भारत का भविष्य कैसा होगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।